हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे ख्याल से कुलम्स लॉ आपने समझ लिया था। अब उसके हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे बात करेंगे। मतलब मैंने अलग अलग क्वेश्चंस रखे हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर ये एक दूसरा क्वेश्चन हो गया, बेसिक्स टाइप के क्वेश्चन है। और बट हाँ, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जरूर डेवलप करके देगा, ठीक है। अब जैसे ये एक ऑब्जेक्टिव है, पाथफाइंडर से लिया हुआ है ये, ठीक है जी। ये जेई में पहले पूछा हुआ है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते थे उस टाइम का है, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों भी जेई का दिया हुआ क्वेश्चन है। मतलब इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सिर्फ कुलम्स लॉ से क्या क्वेश्चन आ सकता है और क्या कुलम्स लॉ से अकेले आ सकता है क्या। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से इन सभी में कुछ ना कुछ पार्ट मैकेनिक्स का यूज़ हो रहा होगा, ठीक है जी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और हर एक चीज़ मैं आपको समझाता जाता हूँ, ठीक है। तो एक एक करके मैं इसमें क्या करूँगा, क्वेश्चन समझाऊंगा, कैसे शुरू करते हैं, क्या स्टेप्स लिखते हैं, देन आंसर लिख दूंगा और उसको आप ट्राई करिएगा फिर वापस अपनी तरीके से, ठीक है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल ए हैविंग विथ अ चार्ज क्यू इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁷ कूलम इज क्लैम्प्ड इन अ वर्टिकल वॉल। मतलब वर्टिकल वॉल में देखो ए को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। क्लैम्प करने का मतलब क्या हो गया, उसको फिक्स कर दिया हुआ है जी, ठीक है। अ स्मॉल बॉल बी ऑफ मास 100 ग्राम, मतलब मास इज गिवन, ठीक है जी। एंड हैविंग इक्वल चार्ज, दोनों पे चार्ज बराबर है। अगर इस पे हमने क्यू रख दिया है तो फिर इस पे भी हमें क्यू रखना चाहिए जी, ठीक है। इक्वल चार्ज इज सस्पेंडेड बाय एन इंसुलेटिंग थ्रेड, ठीक है, ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। लेंथ इज ऑल्सो गिवन फ्रॉम द वॉल। द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज 30 सेंटीमीटर अबव द पार्टिकल, मतलब ये भी 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फाइंड द एंगल थीटा विच द थ्रेड मेक्स विद द वॉल इन इक्विलिब्रियम। अब हमें क्या करना है कि जब भी ये वर्ड इक्विलिब्रियम आता है, तुरंत माइंड में आपके क्या आना चाहिए, अच्छा अच्छा, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो दो बातें, एफ नेट एक्सटर्नल ज़ीरो और नेट टॉर्क ज़ीरो, ये दोनों बातें जहन में आनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ नेट फोर्स नेट फोर्स नेट फोर्स दिमाग में बिठा लेते हैं और मौके पे नेट टॉर्क आता ही नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे ये यूज़ नहीं होना है, ये जो पार्ट है ये यूज़ नहीं होना है, लेकिन ये आपकी आदतों में होना चाहिए कि जब भी अगर कोई इक्विलिब्रियम की बात करता है, मतलब रोटेशनल एज वेल एज लीनियर दोनों की बात करता है, अनटिल अनलेस कि उसने स्पेसिफाई ना किया हो, ठीक है। वो अलग बात है कि यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नेट फोर्स जीरो करके काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से याद रखना है आपको। तो अभी हमें क्या इस्तेमाल करना है, तो हम अभी ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए हमें सारे फोर्सेस दिखने चाहिए कि कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। तो सबसे पहले तो जिस फोर्स पे आपका जन्म सिद्ध अधिकार है लिखने का, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड हम दिखा देंगे क्या, ये देखो एम जी। दूसरा, रस्सी बंधा है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा सर, तो उसको हमने दिखा दिया। अब तीसरा फोर्स जो है वो क्या फोर्स होगा, तो देखो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैंने आपको बताया बाय कुलम्स लॉ पढ़ाते समय कि भाई जब भी फोर्स लिखते हैं तो वो दोनों पार्टिकल्स, दोनों चार्ज पार्टिकल्स को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस लाइन पे फोर्स आता है, ठीक है। अब दोनों ही सिमिलर चार्ज थे तो डेफिनेटली यहाँ पे ये रिपल्सिव हो जाएगा, तो हमने इसको इधर दिखा दिया एफ। वैसे इस पे भी आ रहा होगा बट लिखने की जरूरत नहीं है, वी आर जस्ट मेकिंग द एफ वी डी फॉर दिस बॉडी एफ, सॉरी बी, ठीक है। बी के लिए आप एफ वी डी तैयार कर रहे हो बस। अब अगर हम देखें कि भाई ये 30 30 गिवन इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा टी। अब चाहे तो यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर डाल के निकाल दीजिए जी, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि थीटा इज नॉट गिवन तो डेफिनेटली वो थीटा के टर्म्स में आएगा, ठीक है सर। अब अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ को के वैक्यूम में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना होगा, के क्यू स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर लिख देंगे, कहीं से कोई पंगा नहीं है, बहुत बढ़िया। अब हम एफ बना लिया हमने, तो नेट फोर्स जीरो करने में या तो लामीज थ्योरम यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर रिजॉल्व करके बना लेते हैं सर। तो अगर ये थीटा है तो पक्के तौर पे ये भी थीटा होगा क्या। अब देखो, अगर एक एंगल थीटा है तो यहाँ से देखेंगे दूसरा भी थीटा हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ आ रही है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई परेशान होने वाला मामला होगा सर, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखना कि ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं सोच लीजिएगा ये इसके परपेंडिकुलर हो तो वही एंगल लिख दिया, मतलब इसको 90 - थीटा लिख दिया, नो, ऐसा नहीं लिखना। ये एंगल कौन सा होगा, तो ये वाला एंगल होगा क्या। देखो ये जितना, अगर मैं इसको फाई लिख दूँ तो ये भी फाई हो जाएगा,
क्या लिखा समझ आया? क्योंकि मे बी कि ऐसा हो कि आप जल्दबाजी में गलतियां कर बैठे और गलतियां ऐसा कर ले कि आप ऐसा सोच लो अच्छा टी है और ये एफ इसके परपेंडिकुलर है ऐसा 90 तो अपनी नहीं हो सकता है 90 हो जाए, हो सकता है 90 हो जाए, बट हम यहाँ पे नहीं लिख सकते 90। क्या लिखेंगे आपको पता लग गया। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे ये थीटा है तो ये अगर थीटा एंगल हो गया तो ये 90 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली हम ये एंगल लिख सकते हैं। तो हमने इसको फाई लिख दिया। लामिस तरफ भी समझा देता हूँ जिस हिसाब से आपको आसानी बैठेगी। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं सर, ऊपर देखो टी कॉस थीटा प्लस एफ साइन फाई, ये लिख सकते हैं। एफ का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एफ कॉस फाई लिख सकते। यहाँ तो बातें समझ आ रही। टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा विच इज टी। इसका दूसरा मेथड भी मैं अभी समझा रहा हूँ, टी एंड टी। ये एक नॉर्मल मेथड तो है ही, लेकिन जल्दबाजी में करना है तो वो भी मैं समझा दूंगा। तो टी का ये कंपोनेंट टी साइन थीटा हो जाएगा और ये क्या जाएगा सर, एम जी। क्योंकि एग्जाम में आपको अपना दिमाग चलाते रहना पड़ेगा कि किस तरीके से कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्यूरेसी इंश्योर कर पाओ। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा लिखा, जब कहानी बहुत ईजी, अब नेट फोर्स को जीरो कर लेंगे। सो टी कॉस थीटा प्लस एफ साइन फाई मस्ट बी इक्वल टू एम जी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे लिखेंगे दैट टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ कॉस फाई। बस यहाँ से बनना चाहिए, बन जाएगा सर। दूसरा जो तरीका है सर, है ना, जो तुम्हें जल्दी सॉल्व करके देगा, कि अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये स्ट्रिंग था। अब स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो पक्के तौर पे mg और इसके रिजल्टेंट को बैलेंस कर रहा होगा क्या। अब सोचो ना कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से देखो कि भाई अगर ये आ गया, ये f इधर है और ये mg है, ठीक है। तो f और mg के रिजल्टेंट को ये बैलेंस कर रहा होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल इसके इस तरफ आना चाहिए। यहाँ तो बात समझ आ रही है। तो सीधा f लिखा और f का रिजल्टेंट हम लिख सकते हैं क्या, कैसे लिखेंगे f और mg का, देखो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए ये। तो अब ये एंगल फाई रखा हुआ था, तो इस फाई के हिसाब से हम सीधे सीधे इसको फाई लिखा और ये f कॉस फाई और इसको mg माइनस एफ साइन फाई लिख लें क्या। और इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे होना चाहिए, तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा ही होना चाहिए। तो हम तुरंत लिख देंगे ओके दैट टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू, अगर आप यहाँ से देखें तो एफ कॉस फाई अपॉन एम जी माइनस एफ साइन फाई लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते। या फिर अगर लामिस यूज़ करना चाहें तो देखो, अब देखो ये एंगल थीटा है सर, ये एंगल थीटा है, ये दोनों बराबर एंगल होगा, पूरा एंगल हम लिख दे तो बीटा बीटा। अगर हम लामिस यूज़ करना चाहते तो ये पूरा एंगल हमें पता होना चाहिए, तब ये पूरा एंगल पता होना चाहिए और ये पूरा एंगल पता होना चाहिए, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो वहाँ से अगर करना हो तो भी कर सकते हैं आप। ये देखो एफ और ये एम जी, ये टी लिख दिया सर। तो उस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एंगल लिख दिया, अगर हमने इसको अल्फा, इस पूरे एंगल को बीटा, इस पूरे एंगल को गामा लिख सकते हैं। अब ये थीटा, ये वाला, ये और ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये डिस्टेंस गिवन है, तो हम सारे एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये जो पार्ट बचेगा वो इन टर्म्स ऑफ थीटा बिल्कुल निकल आएगा। तब क्या लिखोगे, टी अपॉन साइन गामा शुड बी इक्वल टू एम जी अपॉन साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू एफ अपॉन साइन बीटा। तो कैसे इसको अप्रोच करना था, बात समझ आ गई। अब इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा, मैं आंसर लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए सर, है ना। तो अब यहाँ पे देखोगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा सर, ये देखो ये आ जाएगा समथिंग बड़ा अजीब सा आएगा, मतलब चेक कर लीजिएगा 17 डिग्री। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा सर, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, बट हमें अप्रोच समझना था, हमने समझ लिया। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को इसमें होना चाहिए। ग्रेट। अब आ जाइए सर, ये जो जेई का सवाल है, अब देखो ये सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 5-6 नंबर का होगा सर ऐसा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, सब लिखना शुरू करते हैं। तो अब ये कह रहा है अ रिजिड इंसुलेटेड वायर फ्रेम, मतलब ए बी सी ये पूरा मिलकर के वायर फ्रेम है, ठीक है। फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा ये राइट एंगल, तो ये राइट एंगल हो गया, ठीक है सर। उसमें क्या कह रहा है, टू बिट्स ऑफ इक्वल मास एम। इसकी अलग से फोटो तैयार कर लेते हैं, ये कर लोगे,
और इन दोनों का मास जो है वो बराबर दिया हुआ है P और Q का। देखो ठीक है, लिख देते हैं, ये P है और ये Q है। Q इज नॉट चार्ज, दैट इज अ पॉइंट। ठीक है, अब इसमें देखो 2 बिट्स ऑफ इक्वल मास एंड कैरिंग चार्जेस Q1 एंड Q2। ओके, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे क्या है, Q2 है, आर कनेक्टेड बाय कॉर्ड L एंड कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पे स्मूथ सरफेस है। द एंगल अल्फा, अब ये कह रहे हैं कंसिडर द केस व्हेन द बिट्स आर स्टेशनरी। बिट्स स्टेशनरी है तो ये एंगल कैलकुलेट करना है बेटा, वी नीड टू फाइंड दिस एंगल अल्फा। तो ये थोड़ा टेढ़ा हो सकता है कुछ भी, अल्फा जरूरी नहीं कि 30, अगर ये ऐसा तो लिखा नहीं कि पी क्यू इज हॉरिजॉन्टल, नो, बस ये अल्फा कैलकुलेट करना है। तो तुरंत अब फिर से देखेंगे नेट फोर्स जीरो करेंगे क्या। अब अगर ये दोनों देखो तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक टेंशन लग रहा होगा, स्ट्रिंग है तो अलोंग द स्ट्रिंग एक टेंशन टी आ गया, इसका एम जी नीचे लग रहा होगा तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो इधर इसके अलोंग जो आएगा, इसके अलोंग जो आएगा, इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये गिवन है, तो एम जी साइन 30 डिग्री लिख लोगे, लिख सकते हो जी। अब अगर आप यहां पे देखोगे इस रॉड के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एम जी कॉस 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बातें समझ आ रही है। अब यहां पे देखेंगे तो दोनों, एक Q1 है Q2, बट दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके इस तरफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके इस तरफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकते हैं क्या। कैसे लिखना शुरू करना है, बात समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। अब अगर आप देखोगे सर, तो अब नेट फोर्स जीरो करेंगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इस पे नॉर्मल फोर्स इधर आ जाए, तो हमने यहाँ पे NP लिख दिया जी। अब नेट फोर्स जीरो कर लेंगे, इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व करेंगे तो mg ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है, तो अलोंग दिस लाइन वी हैव t cos अल्फा, कर सकते हो, अलोंग दिस लाइन वी हैव t sin अल्फा, इसी तरफ mg cos 30 डिग्री भी है, कोई पंगा नहीं है, बिल्कुल बात समझ आ रही है सबको, बहुत बढ़िया। अब अगर आप देखेंगे तो mg का एक कंपोनेंट इधर भी आ रहा होगा जो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, mg साइन 30 डिग्री, t के दोनों कंपोनेंट्स लिख दिया आपने, np हो गया जी, ठीक है जी। अब जो f आया, f अब देखो ये इस स्ट्रिंग के लाइन पे होगा, तो स्ट्रिंग के लाइन पे होगा तो ये एंगल देखो, ये ऐसा गया तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्या, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया। तो अगर इस फोर्स की बात करते हैं तो इधर आ जाएगा हमारा F कॉस अल्फा और इधर क्या आ जाएगा F साइन अल्फा, बस। अब आप देखो हमने सारे फोर्सेस लिख दिए, तो सारे फोर्सेस लिख दिए, अब नेट फोर्स क्या करना होगा, जीरो करना होगा, तो क्या करोगे आप, NP प्लस F साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू T साइन अल्फा प्लस mg cos अल्फा cos 30 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखोगे, T cos अल्फा शुड बी इक्वल टू mg साइन 30 डिग्री प्लस f cos अल्फा, लिख सकते हैं। सो ऑन द सेम पैटर्न यू कैन मेक द FBD ऑफ B, मतलब Q ऑल्सो, Q चार्ज का भी बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखो टेंशन इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, इसका खुद का वेट नीचे लग रहा होगा, mg दिखा दिया, इसका नॉर्मल इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर लग रहा होगा NQ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से FBD बना के दो इक्वेशंस और लिख देंगे, तो देखो अल्फा निकल आएगा, टेंशन इन द कॉर्ड निकल आएगा, नॉर्मल फोर्स ऑन द बीट्स निकल आएगा, NP और NQ। इफ द कॉर्ड इज नाउ कट, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ चार्जेस फॉर विच द बीट्स कंटिन्यू टू रिमेन स्टेशनरी। अब देखो पहला पार्ट जैसे आपने कर लिया, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे कि भाई अब आपसे कह रहा है कि जब कॉर्ड को कट कर दिया तो मतलब अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज तो जीरो हुई, दैट इज टी। ये बी के लिए हम क्या करेंगे, टी को जीरो कर लेंगे, टी को जीरो करके फिर से यही इक्वेशन जो हमने लिखा हुआ है, सिर्फ टी जीरो होगा, बस वहां पे फिर से सबको बैलेंस कर देंगे, तो आपको Q1 इंटू Q2 निकल आएगा। फिर से मैं इसके आंसर लिख दे रहा हूं ताकि आप इसको सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे अगर हम अल्फा की बात करें तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, टेंशन की बात करोगे तो ये Q1 Q2 अपॉन L स्क्वेयर प्लस mg आ जाएगा। अच्छा देखो ये जो फोर्स लिखना था ये बड़ी आसानी से F लिख सकते क्या, क्योंकि दोनों के बीच में लेंथ L गिवन है, तो K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वेयर लिख सकते, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल फोर्स का पूछा गया है तो नॉर्मल फोर्स mg के बराबर आ जाएगा,
ठीक है सर, बिल्कुल कर सकते हैं हम। अब ये जब बी पार्ट लिखोगे तो बी पार्ट का जब आप सॉल्व करोगे और आंसर मैच कराने के लिए फिर बी पार्ट का भी आंसर लिख दे रहा हूँ मैं। सो Q1 Q2 शुड बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू एल स्क्वेयर। देखो, तो बहुत कुछ मुश्किल है क्या? बड़े आराम से कर सकते। तो देखो, बड़ी छोटी सी चीज़ लगी अगर कुलम्स लॉ की बात करें तो। बाकी चीज़ क्या लग रहा था? मैकेनिक्स, है ना? बहुत बढ़िया। अब आइए जी, एक एक करके सभी सवाल हल कर लेते हैं। अब देखो, ये इस तरह के सवाल भी आपने मैकेनिक्स में खूब सॉल्व किए होंगे, वेव्स में भी और उधर भी। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि a ring of radius r with a uniform distributed charge q as shown in the figure. A charge q naught is now placed at the center of the ring. Find the increment in tension in the ring. तो इंक्रीमेंट वर्ड यूज क्यों किया? क्योंकि पहले देखो ये चार्ज नहीं था, तो सिर्फ इस पे अगर चार्ज होगा तो भी ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, मतलब देयर वुड बी सम टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्योंकि सब देखो, ये इधर 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 फोर्स, तो ये क्या होगा, ये ऐसा भागना चाहेगा। देयर वुड बी सम टेंडेंसी ऑफ इलोंगेशन इन दैट रिंग। वो अलग बात है कि इनएक्सटेंसिबल है तो इलोंगेशन नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली देयर वुड बी सम टेंडेंसी ऑफ इलोंगेशन, और उसकी वजह से टेंशन कुछ इनिशियली जरूर रहा होगा। लेकिन जब तुम यहाँ पे भी चार्ज बिठा दोगे, जब तुम यहाँ पे भी एक चार्ज बिठा दोगे तो क्या होगा बेटा, अब ये चार्ज इस पे और सब सारे एलिमेंट पे बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, सारे एलिमेंट्स पे बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। तो अगर सारे एलिमेंट्स पे बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है तो फिर से एक एक्स्ट्रा टेंशन आ गया। तो पहले T1 था, नाउ इट बिकम्स T2, तो डेफिनेटली T2 ग्रेटर देन T1 होगा। सो वी नीड टू फाइंड दिस डिफरेंस, उसी को कहेंगे हम इंक्रीमेंट इन द टेंशन, इंक्रीमेंट इन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इसके लिए बहुत सबसे कोई शॉर्टकट और उस पर जाने की जरूरत है। सबसे जो कहते हैं ना, एक प्यारा सा अप्रोच है कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए और जहाँ से कि मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके कहानी को बहुत आसान कर लिया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, यूं ऐसा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए जी, और दोनों तरफ एंगल अज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे डी थीटा और यहाँ पे भी डी थीटा लिख दीजिए। अब आपके जहन में सिर्फ ये पार्ट होना चाहिए, सिर्फ इतना सा पार्ट, ठीक है? तो सिर्फ इतना सा पार्ट जो होगा, और ये पार्ट देखो, यहाँ पे क्यू नॉट है। तो अगर मैं देखूं तो अगर सिर्फ इसकी वजह से, इन दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा है उसकी वजह से जो चीज़ है, ठीक है, देखना, और जो पहले से, तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं यहाँ जो टेंशन आ रहा है वो इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो सिर्फ इस पार्टिकल के वजह से जो फोर्स आ रहा है और उसकी वजह से जो टेंशन आ रहा है, वही तो चेंज इन टेंशन होगा, इंक्रीमेंट इन द टेंशन। तो मैं इसके आपस के फोर्स को ना लिखते हुए इसके और इसके बीच में फोर्सेस लिख ले, ठीक है? तो उसके लिए जो टेंशन होगा वही डेल्टा टी हो जाएगा सर। उसको मैं अभी टी डैश लिख दे रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। ग्रेट। अब अगर आप देखोगे सर, तो इसके दो कंपोनेंट्स, एक इधर, बिकॉज इफ दिस एंगल इज डी थीटा तो ये भी डी थीटा हो जाएगा, ये भी डी थीटा हो जाएगा। अब ये बहुत स्मॉल एलिमेंट है तो इसको पॉइंट आप एलिमेंट एज्यूम कर, बहुत स्मॉल एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, तो देखो इधर आ गया टी डैश कॉस थीटा, इधर आ जाएगा टी डैश कॉस थीटा, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो आप। अब अगर आप देखेंगे तो इस तरफ क्या आएगा, टू टी डैश साइन डी थीटा, तो गलती से मैंने थीटा लिख दिया, इट शुड बी डी थीटा ना। ग्रेट। तो ये क्या होगा डी थीटा, ये भी क्या हो जाएगा डी थीटा, लिख सकते हैं। अब ये दोनों ही पॉइंट चार्ज है, क्योंकि हमने बहुत छोटा सा एलिमेंट एज्यूम किया है, तो मतलब उसको पॉइंट चार्ज एज्यूम करोगे तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, उसको हमने एफ लिख दिया जी। अब दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, सो दैट एफ मस्ट बी इक्वल टू टू डी डैश साइन डी थीटा। मुझे लगता नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें, लिख दिया जी। अब उस क्यू को क्या लिखेंगे, देखो अब हम यहाँ पे देखें तो इस छोटे से एलिमेंट पे जो आएगा, तो हम फोर्स एफ जो हमने ऊपर लिखा है वो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होना चाहिए, तो के क्यू वन के प्लेस पे क्यू नॉट, और बेटा ये जो डी क्यू है अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, क्या है कैपिटल आर,
तो आर स्क्वेयर। यहाँ तक बातें समझ आ रही है? अब अगर हम डी क्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसकी लेंथ निकालेंगे क्या? तो इसकी लेंथ अगर निकालनी हो तो क्या हो जाएगा? आर इंटू टू डी थीटा इंटू लैम्डा कर ले, वेर लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। और लैम्डा को क्या लिखोगे? क्यू अपॉन, अगर टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग था इट वाज हाउ मच सर? क्यू चार्ज, तो क्यू अपॉन 2 पाई आर कर लोगे। दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। मुझे लगता नहीं कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ। बात समझ आ गई? तो अब देखो ये लैम्डा तो यही डी क्यू हो गया क्या? तो देखो ये फोर्स निकल आया एफ। तो अब देखो इस एफ को हम यहाँ पे लिख दे क्या? इस एफ को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? के क्यू नॉट डी क्यू को 2r d थीटा इंटू लैम्डा लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वेयर, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 2t डैश। लिख दिया टी डैश। अब देखिए सर, टी डैश साइन डी थीटा। अब देखो यहाँ पे जो हमने साइन डी थीटा लिखा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इसको डी थीटा लिख सकते क्या? तो ये 2d थीटा कैंसिल हो गया। अब ये आर से ये आर चला गया तो डायरेक्टली टी डैश निकल गया, एंड वही एक्चुअली चेंज इन टेंशन, इंक्रीमेंट इन टेंशन है क्या? अब देखो क्या आ गया? इट शुड बी इक्वल टू के क्यू नॉट लैम्डा अपॉन, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन 2 पाई आर। हो गया सर? मुझे लगता नहीं कि कोई भी किसी भी बच्चे को दिक्कत होनी चाहिए, तो ये लिख दीजिएगा। इसका आंसर भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है के क्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। कैसे आया पता लग गया? लैम्डा को बस पुट कर दिया सर। समझ आ रही है बात? तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। यहाँ तक बातें समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़े। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे इसका पीडीएफ, तो पक्के तौर पे मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सभी तो है ही इसमें लिखा हुआ। बस इसको एक बार सजा के आपको देने की ज़रूरत है। जैसे देखो कुलम्स लॉ से शुरू हुआ था कहानी, है ना? तो इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। अब देखो अब इसमें क्या कह रहे हैं। अगर इसमें देखा जाए, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर, two identical charged spheres are suspended by a string of equal length. The strings makes an angle 30 degree with each other. ये लिख सकते हो जी। ठीक है, by a string of equal, the strings makes an angle 30 degree with each other. मतलब एक एंगल 15 डिग्री हो जाएगा क्या? मैं इसको थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, when suspended in a liquid of density this, the angle remains same. बड़ी हैरान करने वाली बात है ना। कह रहे कि भाई मान लो इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है। ठीक है, जरा सोचिएगा, दिख तो रहा है, हाँ क्यू है। ठीक है जी, यहाँ तक हम बातें समझ पा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई दोनों का मास भी बराबर है, तो भाई एम जी, और ये भी क्या हो जाएगा? थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही है ना, कोई बात नहीं। ये एम जी लिख सकते हैं। तो अब ये कह रहा है कि जब एयर में था तो एंगल जो दोनों के बीच में 30 डिग्री था सो था, लेकिन जब उसको पानी में डुबो दिया ना, किसी एक मीडियम में ले गए, तो भी उतना ही रह गया एंगल। हाउ इज इट पॉसिबल? तो जरा चेक कर लेते। अभी क्या लिखोगे? तुरंत टेंशन टी लिख दोगे, और अगर यहाँ पे देखोगे तो वो टेंशन टी हो गया और ये फोर्स एफ हो गया। एग्जैक्टली इसी का मिरर इमेज इसका बन जाएगा। ठीक है जी, इसको हमने थीटा लिखा हुआ है, तो फॉर द इक्विलिब्रियम हमें क्या लिखना चाहिए? इफ दिस एंगल इज थीटा, तो टी कॉस थीटा should be equal to t cos theta should be equal to mg, और ये जो t sin थीटा है ये बेसिकली दैट बैलेंसिंग दैट फोर्स f, तो इसको हम t cos थीटा लिख दे, चलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? t sin थीटा should be equal to f, और f को क्या लिखोगे? k q स्क्वेयर अपॉन r स्क्वेयर। इस वाली लेंथ को r रख दिया हमने। अगर ये लेंथ एल गिवन है तो आर बड़े आराम से निकाल सकते हैं जी, है ना? अगर हम आर की बात करें तो आर बाई टू, तो देखो टेन थीटा शुड बी इक्वल टू आर बाई टू बाई एल, बड़े आराम से निकल जाएगा। लेकिन कह रहा है कि जब इसको दूसरे किसी मीडियम में ले गए तब भी एंगल नहीं बदला।
ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा ऐसे हुआ होगा कि अब उसको किसी मीडियम में ले जाते हैं तो क्या हुआ होगा वो चेक कर लेते हैं। देखो ये, अब अगर हम फिर से नहीं दिख रहा है, कमाल है यार, है ना? जब किसी दूसरे मीडियम में ले गए तो बेटा क्या हुआ जरा सोचो, उस मीडियम का अपना एक रिलेटिव परमिटिविटी होगा, है ना? तो रिलेटिव परमिटिविटी हमने एप्सिलॉन आर रख दिया, तो जो फोर्स लिखा था तुमने एफ, वो डिक्रीज हो गया। जो एफ नॉट था, जो एफ था, नाउ इट बिकम्स एफ डैश, नेट फोर्स डिक्रीज हो जाता है, ये आपको पढ़ाया हुआ है। तो जो अब नया एफ डैश है ना, वो पहले वाले से इसको सब्ट्रैक्ट करके होगा क्या? पहले वाले से ये बताया था, एक्चुअल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स जो एक दूसरे पर लग रहा है वो वही रह जाता है। बट अगर हम लोग ऐसी बात करें कि नहीं जी नेट फोर्स चाहिए, तो वो रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड करना होगा, तो इसकी वजह से तो उसके बीच का एंगल कम होना चाहिए, बट वो उतना ही कैसे रह गया? उतना इसलिए रह गया कि जब दूसरे मीडियम में आया बेटा, तो एक बॉयंसी फोर्स भी तो होगा अलॉन्ग विद दैट टेंशन, उस टेंशन के साथ एक बॉयंसी फोर्स भी आ गया होगा। बात समझ आ रही है? तो देखो अब हमें लिखना है सर, कैसे लिखोगे? तो जो एंगल पहले था वही अब भी रहेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो हम ऐसा लिख देंगे। तो अब देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, तो क्या लिखोगे बेटा? टी डैश कॉस थीटा प्लस दैट बॉयंसी फोर्स इज बैलेंसिंग दैट एम जी, और ये टी डैश साइन थीटा इज बैलेंसिंग दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल गया, वो अब कितना हो गया? जो पहले था वही डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। और ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि भाई व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, कैसे नेट फोर्स बदलता है, वो सारी चीज़ें हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है? तो अब अगर हम बॉयंसी फोर्स की बात करें, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना? तो वॉल्यूम गिवन होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। यहाँ तो बातें समझ आ रही है सर, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखो बन जाएगा, तो यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व करिएगा, तो जो रिलेटिव परमिटिविटी आएगा वो 2 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि बाकी की चीज़ें गिवन होनी चाहिए, तो बाकी की चीज़ें देखो गिवन थी, इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी गिवन है, दोनों के बीच एंगल 30 डिग्री, मतलब थीटा 15 डिग्री हो जाएगा। व्हाट इज़ द डायलेक्ट्रिक स्फीयर का वॉल्यूम भी दिया हुआ है, स्फीयर की डेंसिटी दी हुई है। कहने का मतलब क्या हो गया सर? स्फीयर के मास को हम दिस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं क्या? यहाँ तो बात समझ आ, और इतना इन्फॉर्मेशन सफिशियंट होगा उसको हल करने के लिए, उसको सॉल्व कर लेने के लिए, ठीक है जी? यहाँ तो बातें समझ आ रही है। अब एक इसकी बात कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है एक पाथफाइंडर का, इसको आप एक बार चेक करिएगा। इसमें ये कह रहा है क्या क्या कहानी है, अब वो सब देखिएगा। इसमें कह रहा है कि 2 चार्ज स्फीयर आर केप्ट एट अ फिनाइट सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग शोन इन द फिगर, वो सब कुछ है। द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन देम इज फर्स्ट कैलकुलेटेड assuming them point like charges at their respective centers, and then force is measured experimentally. It means it has calculated by using those Coulomb's law, सीधे सीधे कैलकुलेट कर लिया, और एक बार सच में उसको लैब में लेके आया और कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है वहाँ से कैलकुलेट किया, ठीक है? तो इससे क्या पता चला अब इसमें, तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि क्या सही होगा। अब इसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल, मतलब अब कंडक्टर है तो कुछ कह सकते हैं कि अगर दोनों, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन, कि अगर कंडक्टर है तो इसमें प्लस है तो इधर कुछ माइनस इंड्यूस्ड होगा, इसमें कुछ प्लस था तो इधर माइनस इंड्यूस्ड होगा, वो कहानियाँ बनेंगी, ठीक है? लेकिन हमें कुछ पता नहीं है कि भाई 2 स्फीयर्स, हमें नहीं पता है वो क्या मटेरियल है, फिर भी ये आंसर सही है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट देयर मटेरियल दिस दिस दिस। तो ऐसा इसलिए सही है कि हमें आँख कान एकदम तैयार रखना चाहिए जब हम फिजिक्स सॉल्व कर रहे होते हैं। कहीं भी नहीं लिखा है इग्नोर द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट मीन्स इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, जितना मर्जी कम हो जाए, बट होगा ना भाई, ये होगा। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब दोनों ऑपोजिट चार्ज, एक प्लस Q1 है दूसरा माइनस Q1 है, Q2 है, तो जो एक्सपेरिमेंटली जो फोर्स कैलकुलेट होगा उसमें बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस ग्रेविटेशनल हो गया होगा, ये एक्सपेरिमेंटली आया। लेकिन अगर ये सिमिलर चार्ज हो तो ये रिपल्सिव होगा, ये F,
ठीक है। ग्रेविटेशनल, सॉरी ग्रेविटेशनल तो उधर ही रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, ये अभी यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी अट्रैक्टिव ही था। तो अब जो नेट एफ निकलेगा हमारा वो क्या होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखो अब ग्रेविटेशनल फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब ध्यान रखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये तो उतना ही रहेगा, तो ये जो है ये कैलकुलेटेड मतलब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है और ये कूलम्स लॉ से डायरेक्ट निकाला हुआ है सर। तो जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्चुअल जो कूलम्स लॉ से निकला था उससे ज़्यादा क्यों आ जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन कब, व्हेन देयर इज अट्रैक्शन। तो देखो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मटेरियल एफ सी इज ग्रेटर देन एम। एफ सी क्या हो गया सर यहाँ पे, एफ कैलकुलेटेड, ठीक है, एफ एम मेजर्ड, ठीक है, फॉर लाइक चार्जेस, यहाँ तक बातें समझ आ रही है सर, एंड लेस फॉर अनलाइक चार्जेस। तो यहाँ पे अब जरा सा ध्यान से समझना कि भी एफ ई तो एफ सी कैलकुलेटेड है सर, और ये एफ एम, तो यहाँ पे देखोगे तो एफ सी तो एफ ई। अब यहाँ हम लोग एक बार उसके साथ मैच करा ले क्या लिखा था, तो उससे आपको और आसानी हो जाएगी। व्हाट इज एफ सी हियर, इफ द कैलकुलेटेड एंड मेजर्ड वैल्यू, कैलकुलेटेड एफ सी हो गया, तो कैलकुलेटेड अगर एफ सी है तो ये हमारा एफ सी है, लिख सकते हैं, और ये हमारा एफ ई हो जाएगा, तो एफ मेजर्ड लिख सकते हैं सर। यही हमारा एफ मेजर्ड हो गया और यही हमारा एफ कैलकुलेटेड हो गया। तो जब सिमिलर चार्ज है, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस है, देन दैट एफ सी वुड बी एफ एम प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, इजंट इट। तो मतलब एफ सी ग्रेटर देन कैलकुलेटेड एफ एम आ गया जब वो सिमिलर चार्जेस हो। और यहाँ पे अगर हम एफ सी की बात करें तो इट इज एफ मेजर्ड माइनस एफ जी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे लाइक चार्जेस एंड दिस फॉर अनलाइक चार्जेस, तो देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दिस एफ सी इज लेस देन एफ एम, और यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है दिस एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एम। यहाँ तक बातें समझ आ रही है। तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको कुछ आइडिया लगा, तो यहाँ तक आप इसको करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट एक और लेक्चर रखूंगा तो फिर ये दोनों तीनों ये सभी समझा करके, बट आपको जितने होमवर्क दिए हैं वो जरूर सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। तो कूलम्स लॉ पे एक और प्रैक्टिस ऐसा रख देंगे जिसमें ये दोनों क्वेश्चन और इस तरह के सभी की चार्ज रिंग है, इसके ऊपर हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा तो कैसे फोर्स निकालेंगे। सपोज वी हैव अ थिन रॉड, और सपोज वी हैव अ थिन रॉड और इसके एक्सिस पे चार्ज रखा है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो कैसे फोर्स निकलेगा। इसके एक्सिस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इसके एक्सिस पे चार्ज रख दिया तो फोर्स कैसे निकलेगा। डिस्क है, डिस्क के सेंटर से मतलब एक्सिस पे कोई चार्ज रख दिया तो फोर्स कैसे निकलेगा। तो इस तरह की सभी कहानियां हम लोग पार्ट 2 में कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप बातें सबको समझ आई होगी यहाँ तक। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, वही काम आएगा, बाकी सब अफवाह है ना। चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।